जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको फिजिक्स में जितने भी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कोई क्वेश्चन है या कोई पैटर्न ऐसा आता है जिसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं CBSE में फाइनल एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हम बात करेंगे CBSE बोर्ड के बारे में, ठीक है। स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स में जल्द ही लेके आऊँगा। सबसे पहले हम CBSE के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल के रखें और बात करेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की। पहला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CBSE 2024 से 25 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ कवर करेंगे हम, ठीक है। CBSE के बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला हम चैप्टर ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पहला चैप्टर है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और एक और पॉइंट बता दूं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं उतने ही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। पॉसिबिलिटी रहती है मतलब समझ रहे हो आप। देखो कई ऐसा जो 10-12 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम वही टॉपिक यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं लॉन्ग, जो 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, यानी कि 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। करंट कैरिंग ना बोल के हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट कंडक्टर, ठीक है। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है इस बार आपको ये फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम जो प्रायोरिटी देने वाले हैं वो है हमारा एक सेकंड एप्लीकेशन है, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये हमारा जीरो भी आता है, जीरो भी आता है, जीरो आता है इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग शेल, और ये आता है उसकी सरफेस में या आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड होगा तो स्मॉल आर ले लेंगे, इनसाइड होगा सरफेस में होगा तो कैपिटल आर ले लेंगे। ये भी हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, थिन शेल। ये दो एप्लीकेशन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। देखो पहला ये है कि एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 क्वेश्चन मैक्सिमम बताऊंगा, वैसे 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो मिलते हैं, एक एक्सिस पे मिलता है और एक इक्वाटोरियल पे मिलता है, ठीक है। ये दो डेरिवेशन है, पूछे गए हैं इसलिए इनको दे रहे हैं प्रायोरिटी, बाकी इतना खास नहीं पूछा जाता है, बट मे भी कभी देना चाहे तो दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन या न्यूमेरिकल। कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा वो भी हम बताएंगे, डायमेंशन और इसका न्यूमेरिकल। फ्लक्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पर देंगे,
देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें 6-7 क्वेश्चन हो सकते हैं। 5वें नंबर पर हम देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारी फर्स्ट स्लाइड में। सेकंड में आएंगे 2 क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर ले, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे। सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे इसके आगे। 5 के बाद 6 टॉपिक हम यहां पर लेंगे। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये हमारा गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फॉर्मूला आता था, E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट, और एक लास्ट आता है 7 नंबर, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो यहां लिख लेते हैं न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी देखें। ऐसा ट्रायंगल बन के क्वेश्चन आता है, कैसा, ऐसा ट्रायंगल बन के क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हम चार्ज रख देंगे अलग अलग, मान लेते हैं आप प्लस क्यू ले लिया, यहाँ माइनस क्यू ले लिया, और यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है या कूलम फोर्स भी हो सकता है, कूलम फोर्स। बस ये है, इसमें आपको हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछे कि इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स इसमें फाइंड करना है इन दोनों की वजह से, या हो सकता है यहाँ चार्ज ना दिया हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। ज्यादा जो पूछा जाता है ना, कूलम फोर्स पूछा जाता है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैंने सारे पैटर्न अपने लेक्चर में कवर कर रखे हैं, अगर आप चाहो तो वहां से आप इसको देख सकते हो, मैंने सारे पैटर्न उसमें बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना उनको मैं यहाँ पे डबल टिक लगा देता हूँ। जैसे एक ये हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए जो कम पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। 2 एक क्वेश्चन, और एक मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ इसका, ठीक है, फ्लक्स हो गया, और एक ये क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका। ये 3 पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड हमारा जो चैप्टर है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो इन दोनों चैप्टर को मिला के 8 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए इससे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां से। फर्स्ट जो हम यहां लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है KQ/R, KQ/R। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डेरिवेशन। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं तो आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन, एट एनी जनरल पोजीशन। ये सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, अगर आप चाहो तो वहां से देख भी सकते हो, अदरवाइज आप कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स मैंने बता रखे हैं, आपने PDF अगर डाउनलोड करी होगी तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है कैपेसिटेंस का, जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं। आपको याद होगा इसमें आता था ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, ये वाला है ना, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसमें फिल रहता है उसकी बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल आता है बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, उसमें पूछा क्या क्या जाता है वो भी जाने। जैसे कि इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, और या तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हुए इसमें। अब एक और बता देता हूं मैं 5वें नंबर पे, जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसके डायग्राम। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन, और इसके हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ करी थी एंड इट्स डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, 5। एक और रह गया था जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसका। मैं इसको जरूर प्रेफरेंस दूंगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक इसे प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, एक इसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और एक हम इसे। ठीक है, 3 क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, मतलब ये तो आने ही चाहिए। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे, है ना, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो न्यूमेरिकल है ना, इसका ये डेरिवेशन है, इसका जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो न्यूमेरिकल कुछ इस पैटर्न में पूछा जाता है। आपको ऐसे डायग्राम दे देगा, 3 चार्ज दिए रहेंगे, है ना, ऐसे 3 चार्ज दे देगा, एक प्लस क्यू यहाँ दे दिया, प्लस क्यू यहाँ दे दिया, प्लस क्यू यहाँ दे दिया मान लो। अब इनको बोलेगा, इनको यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जाता है, क्या करते हैं, इनको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया मिड पॉइंट पे, तो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका न्यूमेरिकल आता है। बस इतने 6 क्वेश्चन है ना, तो ये मैं 1 2 3 क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। इन जो इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं अगर पेपर बनाता या जो 10 साल का पेपर का एनालिसिस है, वो सभी लोग इन 3 पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड चैप्टर पे। थर्ड हमारा चैप्टर जो है, इसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट कैसा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है केवीएल और केसीएल। क्या पढ़ा हमने, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक चीज और जानेंगे, किरचॉफ्स लॉ में आपने सेकंड लॉ पढ़ा होगा केवीएल, और पहला पढ़ा था केसीएल, उसका न्यूमेरिकल भी आता है एंड इट्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का पैटर्न बता देता हूं मैं आपको कि न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है। यहां पर आपको क्या करेगा, इस टाइप से सेल लगा देगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ दे दिया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे देके यहाँ एक बैटरी भी लगा देगा ऐसे। ठीक है, और नॉर्मली जो पूछता है ना, वो पॉइंट ए ले लिया, बी ए ले लिया, सी से ले लिया, डी से ले लिया। नॉर्मली पूछेगा ए और डी के बीच का पोटेंशियल बताएं। क्या बताएं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए और डी निकालना है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये भी बताएगा इसमें करंट नहीं जाता, शायद आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है।
दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो दूसरा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो नहीं आता इसका, लेकिन इसका डेरिवेशन और स्टेटमेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट भी बोलेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आता था माइनस ई टाउ अपॉन में एम, ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा ना, वैसे मैं एक फॉर्मूले का भी रिवीजन ले लूंगा 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर ही लगभग सारे पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले में एक चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक बताऊंगा। ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पर आएगा, अगर वो देखें तो एक है हमारे पास ग्राफ, किसके? रजिस्टिविटी के ग्राफ, रजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ। रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के कुछ ग्राफ हमने बनाए थे, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना, इसको भी हम प्रेफरेंस देंगे। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, तो सेल में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। इसमें रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स ले लेते हैं, 2 सेल, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2, E1 and E2 connected in। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज तो कम पूछा जाता है बट पैरेलल ज्यादा पूछा जाता है। कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड मैं सीरीज लिख रहा हूं, बट ज्यादा पूछा जाता है वो पैरेलल का पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है, ये 4 हो गए। अब आते हैं इसके आगे। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, फिर भी मैं उसमें 6-7 से ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 4 ये हो गए। 5वें पे आ जाते हैं। 5वां यहां पर आएगा, ठीक है, ग्राफ। किसके? सेल के ग्राफ। 5वें नंबर पे हम देंगे ग्राफ, तो यहां लिखेंगे ग्राफ बिटवीन EMF वर्सेस कैपिटल आर, पहला। फिर आएगा वोल्टेज वर्सेस स्मॉल आर, और एक आता है V वर्सेस I फॉर सेल। सेल के लिए बात करेंगे ना, ठीक है, सेल के लिए ग्राफ आते हैं। तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये हो गया 5। 6 नंबर पे जो हम क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे? देखो पहला तो ये हो गया। हाँ, एक आता है हमारा डेरिवेशन आता है J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू सिग्मा ई, इसे बोलते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बाय कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी derive the expression between, derive the expression between electric field and current density, current density। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए इसके। एक और ले लेते हैं 7 नंबर। देखो इसमें जो आधा, देखो ऑलरेडी बहुत टॉपिक्स हैं तो इनके हिसाब से बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, व्हीट स्टोन ब्रिज को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज। मुझे टॉपिक्स याद है, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आता है ना हमारे पास फॉर्मूला P/Q इक्वल टू R/L। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, मुझे पता है आप लोगों के पास ऑलरेडी कम टाइम है एग्जाम के लिए। तो 4th नंबर पे चैप्टर आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, जैसे पहला हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो पहली डिवाइस हो गई हमारे पास जिसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थ्योरी डेरिवेशन डायग्राम के साथ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें इसकी कंडीशन जो आती थी ना वो आप लोगों को याद होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाते थे, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें आएगी और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बोलेगा उसमें कि अगर दोनों मैग्नेट के बीच में यानी कि गैल्वेनोमीटर कॉइल के बीच में अगर सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो क्या होगा, या ऐसा बोलता है कि सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं तो क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसी में एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि कॉन्केव शेप में हम मैग्नेट को क्यों कट करते हैं, ठीक है, या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग बोल सकते हैं या सर्कुलर कॉइल बोल सकते हैं, रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एट इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है। तीसरा एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ही आता है ना, तो वो न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो लिख देते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, जिसका डेरिवेशन है वो तो आपको पता ही रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो बताएंगे। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला आता है μ0/4 2I1I2 बाय R इंटू L। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये होगा 3। चौथे नंबर पर आते हैं, हम बात करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ के। तो डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है इसका, डेरिवेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना मिले तो आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं मिले तो मैंने भी पढ़ा रखा, उसमें भी देख सकते हो। डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ज़्यादा बेटर है कि आप लोग क्वेश्चन देखो, समझो और उन्हें नोट्स में से पढ़ो, है ना, क्योंकि क्या होगा ना, कंफ्यूजन बढ़ेगा अगर ज़्यादा देखेंगे इधर उधर से। तो डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, एक ये डेरिवेशन इसका पूछा जाता है। 5वें नंबर पर आ जाए तो हाँ, एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एमीटर, एमीटर या इसी में हम एंड वोल्ट मीटर बोलेंगे, इसी में फॉर्मूले भी लिख देता हूं मैं। देखो एमीटर का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एमीटर बनाना सभी को आता होगा। गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। तो इसमें जो फॉर्मूला, जैसे इसमें फॉर्मूले दो यूज होंगे, एक होगा हमारा टोटल करंट इक्वल टू IG प्लस IS, IG मतलब जो इधर करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और ये शंट में जो करंट जाए वो IS। दूसरा, इन दोनों में वोल्टेज क्या होगा, एक जैसा, तो यानी कि ऐसा लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। इनसे क्वेश्चन आता है ना, इसमें से आप देख लेना पैटर्न। यहाँ पर अगर देखें तो वोल्टेज का इक्वेशन याद रखेंगे IR प्लस G, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न थे, 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ को थोड़ा सा देख के जाना आप लोग, है ना। बायोट सेवर्ट लॉ का कभी कभी क्या करता है, उसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ये ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं बोलता मैं कि बाकी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आप करो, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाए, ठीक है। अगर आपके
कुछ टीचर भी आपको इंपॉर्टेंट देंगे, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी जरूर पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें से ही आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी आप अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हो या आप सैंपल पेपर देखते हो तो इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए 5 हो गए। एक और अगर लिखना चाहें तो आप बायोट सेवर्ट लॉ का नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस जगह साइड में। 6 नंबर पे देते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ के न्यूमेरिकल है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अलग अलग शेप में, जैसे कि सर्कुलर कॉइल इसका एप्लीकेशन है तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे रिंग बना दिया, ये करंट यहाँ बताना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है ना। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन का ही न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर का कम आता है, सर्कुलर कॉइल का जरूर आता है सेमी सर्कल बना के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के भी आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 चैप्टर हो गए। मैं एक बार स्क्रीन चेक करके कंटिन्यू कर देता हूँ 5वें चैप्टर का, सही है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 5th के बारे में, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें ज़्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि हम एक ले सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या लेते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, m इंटू 12 लिखेंगे, और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का अगर आएगा तो I इंटू ए भी लिखेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसका न्यूमेरिकल ऑल्सो। न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो बता देते हैं। न्यूमेरिकल ऑल्सो, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको एक पहले सीधी रॉड देगा मैग्नेटिक मटेरियल की, इसका डायपोल मोमेंट m है, फिर बोलेगा इसी को अगर मैं कैसे कन्वर्ट करूं, ऐसे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं सेमी सर्कल के फॉर्म पे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर देता हूं? सेमी सर्कल के फॉर्म पे। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ, ऐसा। या इसका एक और क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं आ रहा। 60 डिग्री एंगल बनाया था उन्होंने, मैंने उसको करा रखा है अपने चैनल पे, आप अगर लगे तो उसे एक बार देख लेना। उसमें 60 डिग्री एंगल के हिसाब से बनाना था, और डायपोल मोमेंट पूछा गया है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो देखो दूसरे नंबर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाया पैरा फेरो के बारे में। डिफरेंस याद रखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। डिफरेंस बिटवीन डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वो इस टाइप से ना पूछ के आपको, देखो डिफरेंस अगर पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन तो बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कभी कभी क्या करता है वो, इनके एग्जाम्पल्स दे देता है। जैसे आपको दे देगा कॉपर दे दिया, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कॉपर कौन सा मटेरियल है, और फिर इसके बाद इसकी 2 प्रॉपर्टी लिख दो। या एल्यूमिनियम दे दिया, आइडेंटिफाई करो कौन सा मटेरियल है और इसकी 2 प्रॉपर्टी लिखो। या मैग्नीज दे दिया, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। सोडियम भी पूछ लिया जाता है, और प्लेटिनम भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। इसमें आते हैं तीसरे पे, 3 ही सफिशिएंट बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म है नहीं आपके सिलेबस में, है ना। तो तीसरा इसमें जो आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन तो इतना खास आता नहीं है, वो बेसिक टर्म्स है, क्योंकि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सबको पता रहती है। तो इसमें जो आने जैसा एक है, एक ये आता है
सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। बोलता है बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड जैसा है या सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 3 ही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्या है? अगला चैप्टर हमारे पास है ईएमआई एंड, पहले ईएमआई ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी कई टाइप के आते हैं, है ना। इसके न्यूमेरिकल भी कई टाइप के आते हैं, उसमें डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन तो ये 3 ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तीनों। फिलहाल जैसे इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल, तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे लॉ। वैसे तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ, और इसका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। देखो इसका न्यूमेरिकल आता है इस टाइप से, आपसे ईएमएफ बोलेगा, ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लिख लेते हैं फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में T2 माइनस T1। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस मेन हमें फ्लक्स निकालना रहेगा, और फ्लक्स आपको पता है, तो फ्लक्स इजीली कैलकुलेट करके आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं, तो एक हमारे पास आता है इसका एक ऐसा न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल का पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का एक पैटर्न है। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा यूनिफॉर्मली, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और उसमें क्या रहेगा, ग्राफ बनाना रहेगा। हमारे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ दे देगा, मान लो 5 सेंटीमीटर है, और ये मूव कर रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच की ये लेंथ दे देगा, मान लो ये दिया है 20 सेंटीमीटर का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें बोलेगा हमें ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, जब भी आएगा। पहला ग्राफ बोलेगा फ्लक्स वर्सेस टाइम, दूसरा बोलेगा ईएमएफ वर्सेस टाइम, और तीसरा बोलेगा इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम। ये 3 ग्राफ के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, जब भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं, तो तीसरा नंबर हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन। यहां लिख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड का डेरिवेशन पूछा जाता है। इसका जो न्यूमेरिकल आता है ना, उसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ज़्यादा इसमें है नहीं। न्यूमेरिकल इसका इससे आता है कि आपसे बोलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा सोलेनॉइड में, ठीक है। तो सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है -L di/dt, ऐसा आ जाता है, ठीक है। बस करना क्या रहता है, वो डायरेक्ट आपको सेल्फ इंडक्टेंस नहीं देता है, आप यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, μ0 n² A/L, और ये di/dt। इससे क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल के लिए यही सफिशिएंट है, एक फॉर्मूला। L की वैल्यू मैंने लिख दी, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया, ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं सिर्फ 2 और बताऊंगा, बाकी ये चैप्टर में सफिशिएंट चीजें आ जाएंगी। जैसे कि चौथे नंबर पर आ जाए, तो चौथा नंबर है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इन दोनों में से एक टॉपिक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। या आता है टू सर्कुलर कॉइल का भी इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है, डेरिवेशन, ठीक है।
और एक लास्ट पांचवा रहेगा मोशनल ईएमएफ। तो यहां लिख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला आता है इसका E इक्वल टू BLV। ये तो माइनस का आता है BLV, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो प्लस भी लेंगे BLV। इसका क्वेश्चन बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन भी है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके आपको एक यू शेप का कंडक्टिंग रेल दे देगा और वहां पर बोलेगा अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, मान लो ऐसा कंडक्टर बनाया, इसको मूव कराया वेलोसिटी v से, इसकी लेंथ l थी, तो बताओ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो वो BLV लगाओगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन अगर निकालना हो तो राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का यूज कर सकते हो। तो ये 5 टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आप इसे नोट कर ले, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीजें ठीक है कि नहीं। देखिए लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक, बाकी चलेगा अभी तो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर लेते हैं। AC चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट में बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है, बट हम यहाँ पे 5 टॉपिक ही बताएंगे। पहला टॉपिक सभी को पता होगा, LCR तो आना ही आना है ना। तो ये हो गया LCR सर्किट। LCR सर्किट, अच्छा LCR सर्किट का डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है। डेरिवेशन LCR सर्किट का क्या आता है, डेरिवेशन आएगा LCR का। और डेरिवेशन में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे इम्पीडेंस पूछेगा आपसे, इम्पीडेंस क्या होता है, फेज एंगल पूछेगा cos फाई, या हम फाई निकालेंगे, इम्पीडेंस आएगा, Z आएगा, करंट भी पूछेगा। ये 3 चीजें पूछता है ना। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में जैसे आपको रेजोनेंस कंडीशन याद रखना है, न्यूमेरिकल में रेजोनेंस कंडीशन आपको याद रखना है। रेजोनेंस कंडीशन सभी को याद होगी। तो इसमें XL और XC बराबर आते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मतलब LCR सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका डेरिवेशन दोनों आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालेंगे। दूसरा हमारे पास है ट्रांसफार्मर। क्या है, ट्रांसफार्मर मतलब इसका ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका डायग्राम पूछता है, डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, और फिर इसका EMF का रिलेशन जो आता है K इक्वल टू I1/I2, इसी को लिखते हैं EMF E1/E2, नंबर ऑफ टर्न लिखने हैं तो N1 बाय, देखो ये गलती हो गई, E2/E1 है यहाँ पर, यह E2/E1 और नंबर ऑफ टर्न आएंगे N2/N1। इससे हमें ये डिराइव भी करना रहता है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है ना, वर्किंग भी इसकी आएगी, वर्किंग भी पूछता है। ये ट्रांसफार्मर हो गया। इन दो में से आपको 99% से हो रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। ठीक है, बाकी एक तीसरा और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा ग्राफ बेसिस में, है ना। पावर ग्राफ याद रखें, पावर ग्राफ याद रखें किसका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। अच्छा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट का ग्राफ कैसा, उल्टा बनेगा, एक दूसरे के अपोजिट। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है। वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सिविल रूल से। सिविल का रूल मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपको सिविल रूल आता है तो आप सभी ग्राफ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि वोल्टेज का ग्राफ कौन सा है, पावर का ग्राफ कौन सा है, करंट का ग्राफ कौन सा है और किसके लिए है, प्योरली रेजिस्टिव है कि इंडक्टिव है, कैपेसिटिव। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर जो है यहां पर वो हम दे देंगे, देखिए RL सर्किट का न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, RL या RC का।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आरएल और आरसी सर्किट इनके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। डेरिवेशन भी नॉर्मली आ जाते हैं बट न्यूमेरिकल ध्यान रखेंगे। जैसे इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इम्पीडेंस होता है V/I बराबर है, या इम्पीडेंस को हम लिखते हैं अंडर रूट में R² प्लस X²। RL सर्किट है तो XL होगा, RC है तो XC होगा। एक ये फॉर्मूला, एक आता है tan phi का फॉर्मूला जिसे लिखते हैं XL/R, है ना, या XC/R भी लिखते हैं। अगर XC सर्किट कैपेसिटिव सर्किट है XC/R भी आता है। नॉर्मली इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई है क्या? एक अगर लेना चाहो तो ये बेसिक डेरिवेशन नहीं आता है, इसका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, बेसिक न्यूमेरिकल आता है। IRMS का फॉर्मूला याद रखें। IRMS क्या होता है, I0/√2, है ना। और अगर एवरेज की बात करें, V एवरेज या I एवरेज करंट देख लेते हैं, तो एवरेज करंट होता है 2I0/π, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। इनमें करंट की इक्वेशन क्या होती है, तो करंट की इक्वेशन होती है I0 sin ωt। ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf, है ना। इससे क्वेश्चन बेसिक पूछ सकता है। या इसी में अगर देखें तो जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है वो किसको रोक देता है। जैसे अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर किसको रोकेगा, तो ब्लॉक करेगा AC को, ब्लॉक AC। कैपेसिटर है वो किसको ब्लॉक करेगा, DC को, ब्लॉक DC। क्यों करता है वो पूछा जा सकता है ना। तो ये बेसिक है, 5 सफिशिएंट टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं बट 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनाएंगे हम। जैसे कि पहला अगर हम देखेंगे तो पहले हम प्रेफरेंस देंगे किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के न्यूमेरिकल को। तो यहाँ लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है इससे, न्यूमेरिकल आता है ना। न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से आता है, जैसे E0 E लिख दिया हमने, E0 sin ωt माइनस kx। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वेव हमारी किधर चल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे ही इक्वेशन बनता है और इनमें रिलेशन भी आता है E0/B0 = C। एक ये हो गया। एक रिलेशन इसमें ऐसे भी आ जाता है कि k को हम लिखते हैं 2π/λ, है ना। ω/k को हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी लिखो, ज़्यादा बेटर है। तो इनसे क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बन जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, यहाँ लिख लेते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनका स्पेक्ट्रम जो रहेगा उससे क्वेश्चन आएंगे। जैसे रेडियो वेव के बारे में बात कर लेगा, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई। इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताते हैं ना। माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड हो गई, एक्सरे हो गई, विजिबल लाइट हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई या गामा हो गई, ठीक है। इनमें क्वेश्चन जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया वेवलेंथ का या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया फ्रीक्वेंसी का, पहला ये। दूसरा, किसी के भी 2 यूज आ जाएंगे। नॉर्मली जो पूछे जाने वाले हैं, इंफ्रारेड पूछ लिया जाता है, माइक्रोवेव पूछ लिया जाता है और अल्ट्रावायलेट नॉर्मली इनसे पूछे जाते हैं। तो इनके यूज भी आपको आने चाहिए कि इनके क्या क्या यूजेज हैं। यूजेज ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। अब तीसरा नंबर है, थर्ड हम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का न्यूमेरिकल और उसकी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी डेफिनेशन, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज लिख लो।
प्रॉपर्टीज, इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट का न्यूमेरिकल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, सी डी वी बाई डी टी से, ठीक है, इससे ज़्यादा आता है। एक लास्ट और बताएंगे, इसमें 4 क्वेश्चन एटलीस्ट रहेंगे। एक इसका क्वेश्चन आ जाता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कुछ, या हम बोलें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आएगा? प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है, इसमें कई प्रॉपर्टीज रहती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला C = 1/√μ0ε0, आपको एक याद रखना है ना। और एक यहाँ पे आता है, हाँ, वेलोसिटी अगर लिखना है तो इसको C/√, में हम μr ε0 लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा अगर देखें, न्यूमेरिकल तो देखो फिलहाल इन दो में से ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाता है। या तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक आता है हमारा, वो क्या नाम है उसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लिखेंगे E = टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इससे इसका स्टेटमेंट और इसकी डेफिनेशन, या तो हम बोलें तो इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। इसकी क्या ज़्यादा पूछी जाती है? यूनिट पूछी जाती है। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 8। अब हमारे पास 6 चैप्टर और रह गए। चलिए अब रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, और सबका वेटेज में मैं बता दूंगा आपको, है ना, ये चैप्टर वाइज वेटेज ही बता दूंगा। आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, यूँ तो रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ चीज़ें, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें हम फोकस करने वाले हैं ना। तो जैसे पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। कैसे करेंगे वो आप लोग अपना देख लेना, अगर नहीं समझ आए तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास रहता है 1/f = μ-1 और ब्रैकेट ऑफ 1/r1 - 1/r2। देखो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टाइप के ही पैटर्न है जिनमें से पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना कि इसका क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली इसका न्यूमेरिकल आता है कि पहले आपको लेंस एयर पे रखेगा, फोकल लेंथ दे देगा, फिर उसको बोलेगा लिक्विड में डिप कर दिया तो वहाँ पर फोकल लेंथ बताओ, या हम लिक्विड में डिप कर दिया, फोकल लेंथ दे दिया, बोलेगा उस लिक्विड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ। सारा खेल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर आता है प्रिज्म का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आ गया प्रिज्म, और प्रिज्म में ज़्यादा नहीं, जो जो यहाँ पे लिखूंगा है ना, प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन आता है और उसका न्यूमेरिकल भी आता है। मैं दोनों पैटर्न यहीं पर बता देता हूं कैसे, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल कैसे आएगा। देखो डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन तो कर ही लोगे, न्यूमेरिकल में कैसे, जैसे आपको एक कंडीशन याद होगी, A = R1 + R2 होती है, एक कंडीशन ये याद रखना है, डायरेक्ट इससे बन जाता है ना। दूसरा आपसे बोलेगा I + E को हम लिखते हैं A + डेल, दूसरी ये। इसके बाद हम देखते हैं तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आती है, मिनिमम डेविएशन, उसकी कंडीशन देखो अलग है ना। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब आएगी तो R1 और R2 आपको याद रखने, दोनों बराबर आएंगे। दूसरा I और E दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये दोनों तभी लगाएंगे जब मिनिमम डेविएशन बोले क्वेश्चन में, जब तक नहीं बोलेगा तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं लगा सकते। फिर हम ये वाले ऊपर वाली दो कंडीशन लगाएंगे, और या तो यहाँ पर हम लोग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin I अपॉन में sin R, या इसी को लिख सकते हैं sin A + del m/2 डिवाइड में sin A/2, ऐसे, ठीक है। अच्छा इसके क्वेश्चन जो है ना ऐसे भी पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर 2 डायग्राम बनाऊंगा छोटे छोटे,
एक क्वेश्चन इसका ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको एक प्रिज्म दे दिया ऐसे और बोलेगा ये प्रिज्म एंगल है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। अब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और जैसे पड़ेगी रिफ्लेक्ट होगी और ये वापस रिट्रेस कर जाए, क्या करे, रिट्रेस करे, उस समय आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। याद रखना जब रिट्रेस करने की बात करेगा तो जो R2 है वो क्या हो जाएगा, जीरो। R2 क्या हो जाएगा, जीरो। एक और कंडीशन आती है इसकी कि इसी प्रिज्म को ऐसे रखेगा, अब बोलेगा ये हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आई और यहाँ पड़ी और इसके बाद इंसिडेंट रे कैसे चली गई, ऐसे चली गई प्रिज्म की सरफेस से होते हुए। इस कंडीशन में ई हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड हमारे पे रेफ्रैक्शन फॉर्मूले का एक डेरिवेशन है, उसका एक न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से आ जाना चाहिए। तो ये लिख लेते हैं रेफ्रैक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था उसका, न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या है, दोनों बताता हूँ। रेफ्रैक्शन फॉर्मूला, रेफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या रहता था, याद करें आप। रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर के लिए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये रहता था रेयर टू डेंसर के लिए। अगर डेंसर टू रेयर करेगा तो 1 को 2 से और 2 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आपको ये एक सर्कल बना देगा, यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ मैं ऐसा, ये सर्कल बना दिया है ना, और इस सर्कल को हम यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे ऐसे बनाएगा कि ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस है और यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, क्या आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं पहले ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे और ये जाके यहाँ कहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और फिर आपको बताना रहेगा, इसका आपको डायमीटर दे देगा, मान लो दे दिया 10 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। तो इस ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, और इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। पोजीशन ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज नॉर्मली बताना रहता है, या इसका एक उल्टा पैटर्न भी आता है जिसमें क्या करेगा, दूसरे वाला पैटर्न समझे, यहाँ पर कहीं पर एक जगह इधर भी या यहाँ पर पोल पे एक मार्क कर देगा, बोलेगा एक मार्क कर दिया है, और उसको दूसरी साइड से हम देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, दूसरी साइड से देखते हैं, तो उस समय आपको V या U कैलकुलेट करना रहेगा। दोनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। ये तीसरा पैटर्न है। एक और बता देता हूँ, 4 पैटर्न सफिशिएंट रहेंगे। चौथा जो पैटर्न है ना, उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल किसका किसका, एक आता है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या लेंस। तो मिरर की अगर बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है F माइनस यू, या इसी को लिखते हैं F माइनस वी बाई एफ, इससे न्यूमेरिकल आ जाता है। ये मिरर के लिए फॉर मिरर एंड लेंस बोथ, हम दोनों लिख रहे हैं फॉर मिरर एंड लेंस। ये मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट मैग्निफिकेशन दे देगा, फोकल लेंथ देगा, यू और वी निकालना रहेगा, तो जो भी लगे फॉर्मूला आप लगा लेना। ये मिरर के लिए लिखा है मैंने, लेंस के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस टाइप से रहेगा। दूसरा एक आता है इसी में दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसमें ऐसे आएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दोनों d डिस्टेंस पे हैं तो d/f1 f2 भी रहेगा। एक ये इससे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा, दो लेंस होंगे, दोनों कॉन्वेक्स या कैसे भी नेचर के हो सकते हैं, उनको d डिस्टेंस पे अगर रखे हैं तो टोटल फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, या हो सकता है टोटल फोकल लेंथ दी हो, f1 f2 दिया और d निकालना हो, तो ये भी एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है ना। ये 4 पैटर्न है इसमें, एक मिस कर रहा हूं मैं, और जो मिस हो रहा है उसका नाम क्या है, TIR देखिए रह गया है ना, वही मैं बोलूँ कुछ रह रहा है। 5वां नंबर हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या होता है, ठीक है, इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, इसका एक फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, जो TIR में यूज होगा, है ना। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है।
और ऑप्टिकल फाइबर, इसका एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये थ्योरी में आएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स के टॉपिक हुए, ठीक। अच्छा, टीआईआर का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसको हम मेंशन कर दें, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन तो इतने सारे हैं कि पूछो नहीं, पूरी चीज़ें तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, बस ये है कि कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अगर बात करी जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट आपको देगा यहाँ पर, और इस टाइप से आपको बताएगा रे जा रही है, आप इस टाइप का पैटर्न एक बार देख लेना, और इसमें हमको इसका हाइट बता देगा, डेप्थ मान लो h है और इसकी रेडियस यहाँ से r है, तो रेडियस का फॉर्मूला, और रेडियस का फॉर्मूला आता है और एरिया का फॉर्मूला भी आता है। रेडियस का फॉर्मूला आता है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो पाई h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये एक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का जो पूछा जाता है, टीआईआर से रिलेटेड था, क्योंकि बाकी रे क्या चली जाएंगी बाहर, ये आईसी एंगल होता है ना, ये आईसी रहेगा, क्योंकि इधर भी आईसी रहेगा, ठीक है। तो ये तभी ऐसे जाती है 90 डिग्री पे, तो एक ये है, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये सारे ना सीबीएसई के इंपॉर्टेंट हैं, किसके, सीबीएसई, और हर साल ऐसे ही पैटर्न आता है लगभग, ठीक है, हर साल लगभग ऐसे ही पैटर्न आता है, और सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट भी करता है, सीबीएसई क्या करता है, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट भी करता है, ठीक है। जैसे स्टेट बोर्ड में होता है ना अल्टरनेट आता है, वैसे ही सीबीएसई भी रिपीट कर देता है क्वेश्चन सेम, ठीक है, 19-20 चेंज करके। डेरिवेशन में तो चेंज कुछ हो नहीं सकता, वो तो वही रहेगा। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में अगर आ जाए, तो वेव ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन हमारा आता है जिसे बोलेंगे वेव फ्रंट क्या होता है, व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, और टाइप्स तो इसके क्या ही बोलेगा, ये बोलेगा स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन या रेफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रेफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, या इसी को हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। ध्यान रखना, रेरर से डेंसर पूछा जा रहा है या डेंसर से रेरर, दोनों अल्टरनेट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरे पे अगर आ जाएं, तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां लिख लेते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, इसका न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है, डेरिवेशन इतना नहीं आता है लेकिन न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, मैंने हाल ही में इसके न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आता है, इसमें फेज एंगल की वैल्यू दे देगा आपको, मान लो फेज एंगल लैम्डा दे दिया, पाथ डिफरेंस आप निकाल लोगे, सॉरी पाथ डिफरेंस देगा, पाथ डिफरेंस आपको लैम्डा दे दिया, तो फेज डिफरेंस आप निकाल लोगे, अब फेज डिफरेंस निकाल के यहाँ रखोगे तो इंटेंसिटी आती जाएगी, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, वाईडीएससी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। वाईडीएससी डेरिवेशन तो है नहीं, इसका डेरिवेशन डिलीट है, तो इसका न्यूमेरिकल ही पूछा जा रहा है आजकल। न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे वो देखें यहाँ पर, देखिए पहला पैटर्न इसमें ये है कि आपसे फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पहले पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, इसकी पोजीशन का जैसे कि xn का फॉर्मूला है n लैम्डा d/d। आपसे बोलेगा जैसे मान लो थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का डिफरेंस बताएं, लैम्डा दे देगा, बड़ा डी छोटा डी दोनों दे देगा, तो आप इससे कर लेंगे। या कभी कभी ऐसा करता है डार्क फ्रिंज भी दे देगा, मान लो इसने क्या करा, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज से क्वेश्चन पूछ लिया, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज,
डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन का क्या आता है फॉर्मूला, एक्स एन डैश इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाय 2d। ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला याद रखना है। इसमें भी ऐसा आ जाता है कि फिफ्थ डार्क फ्रिंज है और थर्ड डार्क फ्रिंज है, उन दोनों के बीच के पोजीशन का डिफरेंस बताएं और वैल्यूज दे देगा। या कभी ऐसे बोलता है फिफ्थ डार्क फ्रिंज है और थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, इन दोनों की पोजीशन का डिफरेंस दे देगा और वेवलेंथ पूछ लेगा, है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 3 हो गए ना, ये 3 हो गए। चौथा इसमें आता है इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछेगा। क्या पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। कोई भी एनी 3 सफिशिएंट रहते हैं ना, 3 आपको डिफरेंस याद रखने हैं, एनी 3, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन दे देंगे हम। लास्ट क्वेश्चन जो देने वाले हैं डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। देखो डिफ्रैक्शन में डेरिवेशन है ही नहीं है ना, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। वैसे ये 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा हैं, पूछे सभी जाते। देखो 5 तो बता ही रहा हूँ मैं, तो इन 5 को तो करके ही जाना है। एक आता है इसमें न्यूमेरिकल ऑफ डिफ्रैक्शन। डेरिवेशन देखो है नहीं डिफ्रैक्शन में खास, तो डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आता। तो न्यूमेरिकल ऑफ डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले इसमें, एंगुलर पोजीशन पूछता है, तो ये ब्राइट फ्रिंज का आता है n लैम्डा बाय a, ये आता है फॉर ब्राइट फ्रिंज। दूसरा इसमें पूछेगा डार्क के लिए, तो थीटा एन डैश आएगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाय a, 2a आता है जहाँ तक मुझे फॉर्मूला याद है। आप एक बार चेक जरूर कर लेना इस वाले को, है ना, ठीक है। ये आता है फॉर डार्क फ्रिंज। ये एंगुलर पोजीशन है, कौन सी है, एंगुलर। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि आपसे सिर्फ पोजीशन बोले, तो उसके लिए हम लिखते हैं x, ब्राइट के लिए xn, करना कुछ नहीं है, थीटा n में से d का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पोजीशन का आएगा। xn डैश डार्क के लिए बोलेगा, या ये इसे मैक्सिमा बोलते हैं ना, इसे दिस इज फॉर मिनिमा एंड दिस इज फॉर मैक्सिमा। यहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा नाम चलता है ना, तो इसमें आ जाएगा तो थीटा एन डैश इंटू डी। सिर्फ डी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इसमें, तो एक क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लें, बाकी के मैं टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। चलिए सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर क्या है, अगला हमारा आता है चैप्टर नंबर 11, जिसे बोलेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, है ना। 2 नंबर का मिल जाए, 3 का भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, 3 नंबर का। इस समय मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा 3 नंबर में प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो जैसे पहला हमारा हो गया प्लैंक कांस्टेंट का क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा हमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन आता है, प्लस इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। आपको इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा और प्लैंक कांस्टेंट का डेरिवेशन ही पूछेगा। न्यूमेरिकल मैंने बता रखे हैं, आप देख लेना, बुक में से आप देख सकते हैं ना, तो न्यूमेरिकल भी आता है इसका। दूसरे नंबर पे आता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि न्यूमेरिकल ही आता है इसका, है ना। न्यूमेरिकल कैसा आता है, जैसे लैम्डा इक्वल टू हमने पढ़ रखा है h अपान में p होता है, या h अपान में p को mv भी लिख सकते हैं, या इसको h अपान में p को हम अंडर रूट 2mk भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं h अपान में अंडर रूट
2m k को हम q इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, 4 पार्टिकल का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन देगा, ड्यूट्रॉन देगा या अल्फा पार्टिकल। इन चारों के चार्ज याद रखोगे, जैसे इसका चार्ज E है, इसका भी E है, इसका चार्ज भी E है और इसका चार्ज 2E है। इसका मास m है, me, इसका mp है, इसका हमारा 2mp रहेगा और इसका 4mp रहेगा। सिर्फ हमें चार्ज और मास की अगर कहानी पता हो तो हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो डी ब्रॉय आइंस्टाइन थ्योरी से क्वेश्चन आता है ना, किसका? आइंस्टाइन थ्योरी का। तो ये लिख लेते हैं, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल ओनली है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी सोच रहे होगा इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो थ्योरी का एक लास्ट क्वेश्चन दे देंगे ना। इसका जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता है ज़्यादा, इसे लिखते हैं टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैंने कई करा रखे हैं। और चौथा हमारे पास कुछ स्टेटमेंट आते हैं, जैसे कि अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा वर्क फंक्शन बताओ, वर्क फंक्शन का स्टेटमेंट बोलेगा, या पूछेगा वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक और आता है इसका जिसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि अब आपसे बोलेगा कि इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी अगर हम ज़्यादा रखें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, है ना। और ये डेफिनेशन के हिसाब से ये तीनों डेफिनेशन इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास डुअल नेचर के क्वेश्चन है, और कोई टॉपिक इसमें इतना कोई खास है नहीं जिसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। एक फॉर्मूला छोटा सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे याद आ गया है, क्योंकि E इक्वल टू एन इंटू पी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। एन हमारा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम होता है, और पी होता है हमारा पावर, ठीक है, और ई है एनर्जी। इसका क्वेश्चन कभी एक आध बार आया हुआ है, तो मैं सोच रहा था इसको बता देता हूँ, है ना। तो ये हो गया 11 चैप्टर के इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 12 चैप्टर पे। 12 हमारा चैप्टर जो है इसे बोलते हैं एटम्स। क्या है? एटम्स। अब एटम्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि एटम में हम ले सकते हैं पहला, देखो डेरिवेशन भी इसमें दो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल थोड़े से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन की। एक डेरिवेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें फॉर्मूला आता था R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन में z। यहाँ से डेरिवेशन और इसी का न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। एक काम करो, पहले ले लेते हैं सीरीज का। लाइमन बामर पास्सन सीरीज है ना, तो यहाँ पर आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला हम देखेंगे, जिसमें आता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ 1 बाय, ये हो गया हमारा, ऐसे लिखते हैं इनिशियल और फाइनल स्क्वायर में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इसमें सीरीज आती है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन बामर पास्सन ब्रैकेट और फंड सीरीज। ये सीरीज से क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, तो एनर्जी का हमारा पास एक टॉपिक है। तीसरा क्या है? एनर्जी का एक क्वेश्चन है। एनर्जी में जैसे कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों क्या होते हैं? इक्वल बट अपोजिट। एक ये हो गया, एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी
और टोटल एनर्जी में रिलेशन है ना। अब इनमें रिलेशन क्या रहता है उसको देखना पड़ेगा। और एक रहेगा हमारे पास, रिलेशन देख लेंगे ना, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इनके रिलेशन का क्वेश्चन आता है, रिलेशंस। ठीक है, इसमें जैसे एनर्जी की बात हो रही तो एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, -13.6 बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे n 1 2 3 4 5 रखेंगे तो एनर्जी अलग अलग आएगी। इससे क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। किस में आता है? न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल ओनली। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अल्फा पार्टिकल का भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। बाकी कोई टॉपिक इसमें नहीं है जो इतना खास हो, है ना। तो एक अल्फा पार्टिकल का भी ले लेते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में, चौथी वाली स्लाइड में हम ले लेते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है, इसके आपको ऑब्जर्वेशन याद रखने हैं, ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखे उन्होंने और क्या क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी में आता है, सिर्फ थ्योरी में आता है। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा सा इसमें याद रख लेना, इम्पैक्ट पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा एटम्स के बारे में। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर में, अगला हमारा है न्यूक्लियाई। अगला क्या है? न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई में जैसे कि पहला हमारा आ जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन। न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें बताता है कि सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मास नंबर। मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा आता है, न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू 3m अपॉन 4πr0 क्यूब। ये क्वेश्चन है ना यहाँ से। और इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर मास नंबर अलग अलग देगा न्यूक्लियाई के। ठीक है, और बोलेगा बताओ न्यूक्लियर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती, तो न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा 1:1 ही आएगी। कोई भी कितना भी मास नंबर हो, कुछ भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा 1:1 के रेशियो में ही आती है। ठीक है, दूसरा इसमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, इसमें आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को बताना रहता है, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना, ये भी मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, थ्योरी में ही आता है ना, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट है वेरिएशन विथ डिस्टेंस वाली, जो अलग से भी पूछी जाती है। वेरिएशन विथ डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी अलग से भी पूछी जाती है। ऐसा उसमें ग्राफ बनता था, आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो तो, ऐसा ये पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस का ग्राफ था, है ना, ये एक रहता है। और एक लास्ट इसका रहता है जिसमें हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। देखो, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला डेल्टा एम को लिखते हैं ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M, ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालनी है तो यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, लिखेंगे डेल्टा, यहाँ लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो मास डिफेक्ट में से हम 931 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर न्यूक्लियाई के। ठीक है, लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर। देखो, सेमीकंडक्टर तो पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल बहुत ही कम बनते हैं, एक पैटर्न है न्यूमेरिकल का, वही पूछ सकता है ना।
तो सेमीकंडक्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखें। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछ सकता है रेक्टिफायर, क्या आएगा? रेक्टिफायर। हाफ वेव या फुल वेव? फुल वेव। दोनों के डायग्राम, सर्किट डायग्राम और ग्राफ, जो इनपुट आउटपुट का हम वो बनाते हैं ना, जो एसी इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है हमें रेक्टिफाई करके, दोनों। अच्छा, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है कि इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी डबल रहेगी इनपुट की, याद रखेंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है, आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर पूछेगा तो ये पूछेगा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कोई डिफरेंस लिखें। एन टाइप एंड पी टाइप में डिफरेंस। तीसरा अगर आना होगा तो एनर्जी बैंड डायग्राम पूछ लेगा। एनर्जी बैंड डायग्राम ये किसके किसके लिए आते हैं? तो ये इंट्रिंसिक में भी आते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के भी आते हैं। एक्सट्रिंसिक में दोनों अलग अलग रहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से एक्सट्रिंसिक में रहेंगे? एन टाइप भी और पी टाइप का भी। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट है, ये तो नॉर्मली कम पूछा जाता है बट डेफिनेशन आती है। जैसे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो हमारे पास डेफिनेशन है, एक ड्रिफ्ट करंट और एक डिफ्यूजन करंट और एक बैरियर पोटेंशियल। ये ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ अगर देखना है तो इसमें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में किस में डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और किस में कम होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने एक्सपेरिमेंट में उसमें जब प्रैक्टिकल करा होगा देख ही रखा होगा। तो कम पूछता है उनमें से, बाकी एक आध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। जैसे कि हम इसमें डोपिंग करते हैं तो डोपिंग में ऐसा एटम क्यों मिलाते हैं जो इनके आसपास के साइज के बराबर हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, बाकी मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं उनको आप अच्छे से कर लें, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। ये तो एक कुछ टॉपिक हैं जो हमने साल भर मान लो किसी कारणवश नहीं पढ़ाई करी है, बीमार हो गए हैं या घर में कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण हम नहीं पढ़ पाए हैं, उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई को दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, मैंने जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं पूरे चैप्टर के, आप एक बार अच्छे से उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था और पूरा चैप्टर पूरे टॉपिक हो गए। मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो एक बार उसको फोटोकॉपी निकलवाना चाहे निकलवा लें, एक एक चैप्टर में देखते जाएँ क्या क्या हो गया है। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें आपको करनी है जितनी हो सके। ठीक है, बस इतना रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को फॉलो कर लो, अगर नहीं करा है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।